बिल्कुल शुरुआत से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम शुरुआत से चलेंगे और एकदम लास्ट तक खत्म करेंगे। ठीक, सबसे पहला चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी सिस्टम बनाए जाते हैं उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो टोटल 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक। दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमारे कोर्स में केवल डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो हम सबसे पहले ही पढ़ेंगे क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे कोर्स में नहीं है, ऑक्टा और हेक्सा भी नहीं है। ये जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तब इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक, हमारे कोर्स में केवल और केवल डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो केवल और केवल हम डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालिए आप डेसिमल नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति। ठीक, दशमलव संख्या पद्धति में टोटल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक टोटल का अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो दशमलव संख्या पद्धति में 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही यही से बनता है कि बताओ दशमलव संख्या पद्धति में कुल कितने डिजिट होते हैं या कुल कितने अंक होते हैं? तो इसका आंसर है टोटल 10 अंक होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही से ही बनता है। अब इन्हीं 10 अंकों का यूज करके हम संख्याएं बनाते हैं। ठीक, ये जो 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, इन्हीं का यूज करके हम संख्याएं बनाते हैं। मान लीजिए मैंने कोई संख्या बनाई, अब मान लीजिए मैंने कोई संख्या बनाई 7 5 6 3। ठीक, ऐसे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि इसमें बताइए 3 की फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू का मतलब हिंदी में जातीय मान। ठीक, 3 का पूछेगा प्लेस वैल्यू, बताओ क्या है? प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। ठीक, तो जब भी आपको कोई नंबर दिया रहेगा तो नंबर से रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका फेस वैल्यू बताओ, उसका प्लेस वैल्यू बताओ, मतलब जातीय मान बताओ और स्थानीय मान बताओ। ठीक, तो सबसे पहले हम सीखेंगे फेस वैल्यू निकालना, किसी भी संख्या का फेस वैल्यू निकालना हम सीखते हैं। तो हेडिंग डालिए फेस वैल्यू। ठीक, जातीय मान। ठीक, तो किसी भी संख्या में किसी डिजिट का जो जातीय मान होता है उसका खुद का मान होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 3 का जातीय मान बताओ, तो 3 का जातीय मान उसका खुद का ही मान है। ठीक, 3 का जातीय मान 3 होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 5 का क्या होगा? 5 ही होगा और 7 का क्या होगा? 7 ही होगा। ठीक, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान उसका खुद का मान होता है। 6 का मान 6 होगा, 5 का मान उसका अपना मान ही क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। ठीक, तो किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है, जो लिखा है वही उतार दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं स्थानीय मान की। जातीय मान आपको आ गया होगा। स्थानीय मान क्या होता है? देखो, स्थानीय मान का मतलब वो किस स्थान पे है, पहले स्थान पे है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़ा पे है। तो स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू, कि वो किस स्थान पे है। इसको इकाई का स्थान कहते हैं, इकाई, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा, इसको हजार। ठीक, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या होता है? उस संख्या को ऐसे लिख लीजिए और उसके स्थान से गुणा कर दीजिए। इकाई के स्थान पे तो इकाई माने 1 से गुणा होगा, दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा होगा, जिस स्थान पे है उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। सैकड़ा पे है तो 5 गुणे 100, यह 1000 पे है तो 7 गुणे 1000। ठीक, तो किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान क्या होता है? जिस स्थान पे है वो नंबर उसी से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 6 दहियन 60, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 7000। ठीक, इसको निकालने का एक तरीका और भी है। स्थानीय मान निकालने का एक तरीका और भी है
जिस भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो उसको ऐसे उतार लीजिए और उसके आगे जितने भी नंबर हैं सब पर 0 लगा दीजिए, वही उस संख्या का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक, जैसे 7 का अगर निकालना हो तो 7 को ऐसे लिखिए, इसके आगे जितने भी अंक हैं 1 2 3, तो 3 बार 0 लगा दीजिए। तो एक तरीका तो यह है, और एक तरीका क्या है, उस संख्या को लिखिए और उसके स्थान से गुणा कर दीजिए। 1000वें स्थान पे है तो 1000 से, सैकड़ा पे है तो 100 से, दहाई पे है तो 10 से, इकाई पे है तो 1 से। अब स्थानीय मान में हम सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई नंबर है 9753.2648, ठीक। अब अगर इसमें मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताओ 7 का स्थानीय मान क्या है, ठीक, तो स्थानीय मान निकालते वक्त आपको ध्यान देना है, जब भी दशमलव का स्थानीय मान निकालना हो, कोई संख्या है उसमें दशमलव लगा है, उसका स्थानीय मान निकालना हो, तो आपको क्या करना है, जिसका भी स्थानीय मान निकालना है उसको ऐसे उतार लीजिए और हमेशा दशमलव तक जाइए। ठीक, दशमलव तक जाइए, दशमलव तक जाते जाते जितने भी अंक मिले उतने अंक पर आप 0 लगा दीजिए। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 700। ठीक, मान लो हमको निकालना होता 8 का स्थानीय मान, तो 8 को ऐसे उतारिए और दशमलव तक जाइए। दशमलव जाने के लिए उधर जाओगे कि इधर, दशमलव इधर है तो इधर जाओगे। ठीक, दशमलव तक जाइए, जितने भी रास्ते में अंक पड़े 1 2 3, तो 3 बार 0 लिख दीजिए। ठीक, और जब इधर का निकालते हैं तो इधर दशमलव लगाना नहीं भूलते हैं। ठीक, क्योंकि इधर भी अगर नहीं भूलोगे तो पीछे दशमलव लगाने का कोई भी मतलब नहीं होता है, चाहे लगाओ यहाँ चाहे ना लगाओ। ठीक, लेकिन यहाँ नहीं लगाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान निकालना है तो दशमलव तक आपको जाना रहेगा। ठीक, दशमलव तक जाते जाते जितने भी अंक बीच में मिल रहे हैं रास्ते में सब पर आप 0 लगा दीजिए, तो वही उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर मैं कहूं कि इसमें आप 9 का स्थानीय मान बताओ, तो 9 को ऐसे उतारोगे और दशमलव तक जाओगे, जितने भी रास्ते में अंक मिलेंगे 1 2 3, तो 3 बार 0 लिख दोगे, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। आपको दशमलव तक ही जाना है। ठीक, दशमलव तक जाना, यहाँ दशमलव लगाते चाहे ना लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, अब अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि 8 नहीं 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 ऐसे लिखोगे। ठीक, और यहाँ दशमलव तक आओगे, तो दशमलव तक आते आते कई अंक मिले, 2 अंक, तो कई बार 0 रहेगा, 2 बार 0, और यहाँ लग जाएगा दशमलव। ठीक, तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है, अगर ऑप्शन में ऐसे नहीं होगा तो ऑप्शन में कैसे होगा, 4 बटे ज अंक के बाद दशमलव है उतनी बार 0, या तो ऑप्शन इस तरह से देगा या तो ऑप्शन इस तरह से देगा। तो जैसे भी ऑप्शन दिया हो आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है स्थानीय मान आपको निकालना आ गया होगा। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। 573892.273। ठीक, अब इसमें अगर क्वेश्चन में पूछूं कि बताओ 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, दशमलव तक जाना है, जो नंबर का पूछे उसको उतार लीजिए और दशमलव तक जाइए। 1 2 3 4 5, 5 अंक मिले हैं तो 5 बार 0 लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ दशमलव लगाइए चाहे ना लगाइए, क्योंकि दशमलव तक पहुंच गए तो दशमलव लगाना है। अब पीछे दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं होता, लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक, अगर इसका मैं स्थानीय मान पूछूं 3 का बताओ, तो 3 को ऐसे उतारोगे और दशमलव तक आओगे, तो जितने भी अंक मिलेंगे उतनी बार 0, और यहाँ दशमलव तक पहुंच गए हो तो आगे दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक, आगे नहीं लगाओगे तो गलत चला जाएगा। ठीक, तो ये हुआ दशमलव सिस्टम में कितने अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं, और इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल करके हम नंबर बनाते हैं। और जब नंबर बन जाता है तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्थानीय मान बताओ और जातीय मान बताओ। अगर इसी में क्वेश्चन पूछे कि 8 का जातीय मान बताओ, 8 का जातीय मान, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, जो लिखा है वही उतार दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। 7 का जातीय मान 7, 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान उसका खुद का मान होता है। तो ये बात आपको आ गई होगी। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं का वर्गीकरण। अब जब हम संख्याओं का वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहली बात इसमें आती है कि बताओ रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इस धरती पर जितनी भी संख्याएं हैं सबकी सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हो कि दुनिया की सारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक, अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से बात करें तो नंबर लाइन पर क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं इस लाइन पर आप बना सकते हो, जितनी भी संख्याएं इस लाइन पर आप लिख सकते हो कि सारी सारी क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक, जैसे अगर हम लिखना चाहें 0 1 2 3 डैश डैश अनंत तक जाएगा, और यहाँ -1 -2 -3 ये भी डैश डैश अनंत तक जाएगा। ठीक, तो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक इस नंबर लाइन पर जितनी भी संख्या आप लिख सकते हैं सबकी सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। अगर इस पर हम लिखना चाहें 1.1 तो 1.1 भी लिख सकते हो। तो जो भी इस पर लिख सकते हो कि सारी सारी क्या होंगी? जो भी संख्याएं इस पर लिखी जा सकती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, 1.1 1.2 यहाँ पे आएगा 2.1 2.2 2.3 2.4। ठीक, मतलब दो संख्याओं के बीच में दशमलव संख्याएं आती जाएंगी। ठीक, तो इस नंबर लाइन पर हमने क्या देखा, एक तो पूरी पूरी संख्याएं हैं, एक क्या है? दशमलव वाली हैं। ठीक, तो इस नंबर लाइन पर हम जितनी भी तरह की संख्याएं लिख सकते हैं, चाहे वो पूरी पूरी वाली हो चाहे वो दशमलव वाली हो, सबकी सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। ठीक, वास्तविक संख्याओं के बाद अगर हम बात करें तो अगला संख्या आता है इंटीजर। इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीजर और हिंदी में इसका नाम है पूर्णांक। ठीक, अब अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो पूर्णांक किसे कहते हैं? ठीक, देखो दो संख्याओं के बीच में दशमलव वाली संख्याएं आ रही हैं। अगर हम इन दशमलव वाली संख्याओं को पूरी तरह से हटा दें, हर संख्या के बीच में जितने भी दशमलव संख्याएं हैं सबको हटा दिया जाए, इनके भी बीच में आएंगे, इन सबको हटा दिया जाए, मतलब दो संख्याओं के बीच में अगर दशमलव वाले को पूरी तरह से नंबर लाइन से हटा दिया जाए तो जो संख्याएं बच जाती हैं वो अपने आप में पूरी पूरी होती हैं। ठीक, दो अपने आप में पूरा है, लेकिन 2.1 जो था वो दो पूरा नहीं था, वो 2 से तनकी भर ज्यादा था। ठीक, 3.5 क्या था? पूरा पूरा नहीं था, ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक, तो ये दशमलव वाली संख्याओं को हमने पूरी तरह से नंबर लाइन से अगर हटा दें, ठीक, तो अब जो संख्याएं बच जाती हैं वो अपने आप में पूरी पूरी हैं। 3 अपने आप में पूरा है, 2 अपने आप में पूरा है, 0 भी अपने आप में पूरा है, -2 भी अपने आप में पूरा है। तो इसी को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो पूर्ण प्लस अंक आएगा, मतलब क्या होगा? ऐसा अंक जो पूरा पूरा हो, पूर्ण हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में अगर आप इसकी परिभाषा देखोगे तो पाओगे इंग्लिश की किताब में कंप्लीट नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। कंप्लीट नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक, पूर्णांक ऐसी संख्या है जो अपने आप में पूरी पूरी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक संख्याएं टोटल 3 तरह की होती हैं। ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक, ये होता है निगेटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक, और 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है, उदासीन पूर्णांक है, मतलब ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, ये एक उदासीन पूर्णांक है। ठीक, तो इंटीजर टोटल 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर में अकेले 0 आता है, ये एक उदासीन पूर्णांक है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ठीक, अब अगर हम इसके बाद जो आता है इंटीजर के बाद अगला जो क्लासिफिकेशन आता है नंबर में, वो आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर।
प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम इस नंबर लाइन में से, ठीक, माइनस अनंत से लेकर के 0 तक मिटा दें, ठीक, माइनस अनंत से लेकर के 0 तक मिटा दें, तो अब जो संख्याएं बच गई हैं 1 से लेकर के अनंत तक, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3, 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं बच गई हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अगर आप किताब में देखोगे तो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या मिलेगी? पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। धन पूर्णांक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि ये धन पूर्णांक है, अभी मैंने बताया। ठीक, तो पहली परिभाषा आप किताब में पाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक, और किसी किसी किताब में एक परिभाषा और है कि ऐसी संख्याएं जिससे हम प्राकृतिक वस्तुओं की गिनती करते हैं वो क्या कहलाती है? नेचुरल संख्याएं कहलाती है। ठीक, ऐसी संख्याएं जिससे हम प्राकृतिक वस्तुओं की गिनती करते हैं। जैसे प्राकृतिक वस्तुओं में क्या आता है? मान लो हमने पेड़ ले लिया, पेड़ भी एक प्राकृतिक वस्तु है। अब यहां मैंने 3-4 पेड़ बना दिया, अब मैं कहूं इसको गिनिए। ठीक, अगर मैं कहूं कि इसको गिनिए तो आप क्या ऐसे गिनोगे? 0 1 2 3। 0 से तो कभी गिना नहीं जाता है, जब भी गिना जाता है एक से स्टार्टिंग होती है गिनती करते समय। तो वही यहाँ भी लिखा है कि नेचुरल संख्याओं की स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी? 1 से, क्योंकि आप 0 से थोड़ी गिनोगे कि 0 1 2 3 इस तरह। तो ये 3 पेड़ है। ठीक है, वो है कितने? 4 पेड़। ठीक, तो गिनती हमेशा कैसे होती है? 1 से। तो वही परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जिससे हम प्राकृतिक वस्तुओं की गिनती करते हैं, और गिनती स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है? 1 से। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से, और कहाँ तक जाता है? अनंत तक। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं आपको समझ में आया होगा। 1 से लेकर के अनंत तक जो होती हैं वही क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसी संख्याएं जो पॉजिटिव हों और इंटीजर हों, माने पूर्णांक हो, वो क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ठीक, इसके बाद अगला संख्या आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो अब जो संख्याएं हो गई हैं उनको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। ठीक, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, अगर इसमें हम 0 को भी शामिल कर लें तो अब जो संख्याएं हो गई हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेने पर जो संख्याएं हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचुरल में और होल नंबर में? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है और अनंत तक जाता है। ठीक, अब पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से होती है, और ये भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। तो अगर प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे तो आप प्रथम 4 कौन सा उठाएंगे? 1 2 3 4। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताओ, तो प्रथम 4 पूर्ण संख्या क्या उठाओगे? 0 1 2 3। यहाँ पर आंसर दूसरा आएगा, 4 3 7 दोनों 1 10। यहाँ पे आएगा 3 2 5 1 6। तो दोनों क्वेश्चन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ तो आंसर आएगा 10। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताओ तो आंसर आएगा 6। तो यहाँ से आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में डिफरेंस जो है, अंतर पता चल गया होगा कि क्या अंतर है। इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है और इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। ठीक, अब अगली संख्या की बात करें तो अगला संख्या आता है, अगला है सम संख्याएं। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर।
इवन नंबर, सम संख्याएं। अब सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से कट जाए क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि बताओ 0 कैसी संख्या है, सम है कि विषम है? ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, तब तक मैं आपको बताऊं विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक, विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे। ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या याद कर लेते हैं जो 3 से कट जाए, वो क्या होती है? विषम। तो ये गलत है, 3 से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, 3 का सम विषम से कोई लेना देना नहीं। ठीक, सम विषम क्या होता है? 2 से कटे तो सम, 2 से ना कटे तो विषम। ठीक, अब देखिए जो 2 से ना कटे, जैसे 5 नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है, 11 नहीं कट रहा है। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ तक तो सबको पता रहता है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो क्वेश्चन बार बार आता है, बताओ 0 कैसी संख्या है? 0 सम है कि विषम है? ठीक, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि बताओ 0 कैसी संख्या है, सम है कि विषम? तो अभी मैंने सम की परिभाषा बताई कि जो 2 से कट जाए वो क्या कहलाता है? सम होता है। जैसे अगर मैं 8 कहूं तो 8 2 से कटेगा। ठीक, कैसे कटेगा देख लीजिए, 2 चौ 8। कटने का क्या मतलब हुआ कि अगर शेषफल 0 मिल रहा है तो इसका मतलब वो 2 से कट जा रहा है। ठीक, तो इसी तरह अगर हम 0 को चेक करें, 2 से काटें तो 0 बार जाएगा और शेषफल यहाँ भी 0 मिल रहा है। ठीक, और शेषफल 0 मिलने का मतलब क्या होता है कि वो संख्या 2 से कट गई है। ठीक, तो अगर यहाँ भी शेषफल 0 मिला है, इसका मतलब 0 पूरी तरह से 2 से कट गया है। अगर 0 2 से कट गया है तो 0 क्या होगा? एक सम संख्या होगा। ठीक, तो ये आप लिख लीजिए कि 0 एक सम संख्या है। ठीक, तो सम विषम पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ 0 कैसी है, सम है कि विषम? तो 0 एक सम संख्या है। ठीक, अच्छा 0 पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताओ 0 प्राकृतिक है कि पूर्णांक है? 0 प्राकृतिक संख्या है कि पूर्णांक संख्या है? ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से, तो इसमें 0 आता ही नहीं, इसका मतलब 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। और 0 पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है? उदासीन, न्यूट्रल पूर्णांक। ठीक, तो 0 पे 2 क्वेश्चन आते हैं, 0 सम है कि विषम और 0 प्राकृतिक है कि पूर्णांक। तो प्राकृतिक की संख्याओं की स्टार्टिंग ही 1 से होती है, इसमें 0 आता ही नहीं। ठीक, तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है या पूर्ण संख्या है? ठीक, अब अगला क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगला आता है भाज्य, अभाज्य, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक, तो अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 1 से लेकर के अनंत तक होते हैं। ठीक, और इन्हीं नेचुरल नंबर को 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ठीक, एक कैटेगरी है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर माने अभाज्य संख्या। दूसरी कैटेगरी है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या। ठीक, और अभी एक तीसरी कैटेगरी भी आएगी, उसको मैं बाद में बताता हूं। पहले आपको ये बताएं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक, तो जब हम क्लास 1 2 3 में थे तो हमको क्या पढ़ाया गया था कि ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य कहलाती हैं, और जो किसी से कट जाए वो क्या कहलाती हैं? भाज्य कहलाती हैं। ठीक, धीरे धीरे जब हम थोड़ा और क्लास में बढ़े, 7 8 9 में बढ़े, तो हमको यह पढ़ाया गया कि ऐसी संख्याएं जो 1 से या अपने आप से छोड़कर किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या, और जो किसी और से भी कट जाए वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। यहाँ पर हमको क्या पढ़ाया गया? जो 1 से केवल 1 से कटे या अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या। ठीक, और यहाँ पर क्या पढ़ाया गया था? जो 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी और से भी कटे वो क्या कहलाती थी? भाज्य संख्या। ठीक, लेकिन अब आपको थोड़ा और ऊपर पढ़ना है। अब अगला परिभाषा आपको देखना है। अभाज्य संख्या की अगली परिभाषा जो है
तो अगली परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी, द नंबर, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, बाकी मैं हिंदी में भी बता रहा हूं। द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ओनली एंड ओनली टू नंबर, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ओनली एंड ओनली टू नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल दो संख्याओं से कटे उन्हें क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई मोर देन टू नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक, ऐसी संख्याएं जो दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर माने भाज्य संख्या कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल दो संख्याओं से कटे वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब इसको हम अप्लाई करते हैं इस पर। जैसे अगर हम एक को देखें, एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य। ठीक, तो अगर हम एक को देखें तो एक क्या है, अगर हम इसको चेक करें कि कैसे कट रहा है, तो एक केवल अपने आप से ही कट रहा है। ठीक, मैंने आपको लिखा है कि जो कुल मिलाकर दो संख्याओं से कटे, ठीक, जो कुल मिलाकर के दो संख्याओं से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के एक ही नंबर से कट रहा है, वो भी अपने आप से। ठीक, तो इसको हम ना तो इसमें रख सकते हैं ना तो इसमें। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर कुल मिलाकर के दो से कटता तो इसमें रखते और दो से ज्यादा से कटता तो इसमें रखते, लेकिन ये कुल मिलाकर के केवल अकेले नंबर से कट रहा है, एक से ही कट रहा है। ठीक, जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 एक से भी कट जाएगा, दुनिया की सारी संख्याएं एक से कट जाती हैं। ठीक, तो 4 एक से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है और अपने आप से भी कट जा रहा है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है। तो अगर कुल मिलाकर के दो संख्या से कटता तो इसमें रखा जाता अभाज्य में, और अगर कुल मिलाकर के मोर देन 2 नंबर से कट रहा है, मतलब 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है, ये देखिए कुल मिलाकर के 3 संख्याओं से कट रहा है। तो अगर कुल मिलाकर के 3 संख्याओं मतलब 2 से ज्यादा से कट रहा है तो इसको हम भाज्य में रखेंगे। ठीक, लेकिन अगर कुल मिलाकर के केवल और केवल दो संख्याओं से कटता तो किस में रखते, अभाज्य संख्या में। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 तो 1 से कट जाएगा, क्योंकि दुनिया की सारी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। फिर ये अपने आप से भी कटेगा, इसके अलावा और किसी भी नंबर से ये नहीं कटेगा। तो ये कुल मिलाकर के कई नंबर से कटा है, 1 और 2। कुल मिलाकर के जो दो संख्याएं से कटती हैं वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो 2 1 क्या है, अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक, इसके बाद अगर हम 3 की बात करें तो 3 1 से कट जाएगा और अपने आप से कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के दो संख्याओं से कट गया है। तो ऐसी संख्याएं जो कुल मिलाकर केवल और केवल दो संख्याओं से कटती हैं वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, 4 की बात करें तो 4 तो हमने पहले ही लिख दिया है। अब अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। ये भी कुल मिलाकर 2 नंबर से कट रहा है, तो ये कैसा होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम 6 की बात करें तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। तो कुल मिलाकर 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है, तो इसको हम किस में रखेंगे, भाज्य संख्या में रखेंगे। ठीक, ऐसी संख्याएं जो कुल मिलाकर केवल और केवल दो संख्याओं से कटे वो अभाज्य संख्या, और जो कुल मिलाकर 2 से ज्यादा संख्याओं से कटती हैं वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें 7 का, 11 तक हमको चेक करना है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट छुपा है, 11 तक चेक ही करना पड़ेगा। अभी कॉन्सेप्ट क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। 7 की बात अगर हम करें तो 7 किससे कटेगा, 1 से और अपने आप से। तो कुल मिलाकर के अगर दो संख्याओं से कटता है तो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक, अगर 8 की बात करें तो 8 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से और खुद से भी कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है, तो ये कैसा होगा,
भाज्य होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम 9 की बात करें तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। ठीक, कुल मिलाकर के 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है तो 9 भी कैसा होगा, भाज्य होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम 10 की बात करें तो 10 क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है तो ये कैसी संख्या होगी, ये भाज्य संख्या होगी। तो ये भी क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। ठीक, अगली संख्या की बात करें 11 की, तो 11 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। कुल मिलाकर के 2 संख्याओं से कट रहा है तो ये कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक, इसी तरह आप लिखते जाएंगे और यहाँ भी इसी तरह आप लिखते जाएंगे। ठीक, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या बताओ। ठीक, अब यहाँ अगर 1 की बात की जाए तो 1 देखो, 1 किससे कटेगा, 1 केवल अपने आप से ही कट रहा है। ठीक, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कुल मिलाकर के 2 संख्याओं से कटे वो अभाज्य, और जो कुल मिलाकर 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे वो भाज्य कहलाता है। ठीक, लेकिन ये तो कुल मिलाकर के 1 संख्या से कट रहा है तो ना तो इसमें रख सकते हैं ना तो इसमें, क्योंकि अगर कुल मिलाकर 2 से कटता, 2 संख्याओं से कटता तो इसमें रखते और 2 से ज्यादा से कटता तो इसमें रखते। ये तो कुल मिला के 1 नंबर से कट रहा है तो ना इसमें रख सकते हैं ना इसमें रख सकते हैं। तो इसके लिए एक तीसरी कैटेगरी बनाई गई है, वही मैं एक तीसरी कैटेगरी के बारे में बात कर रहा था। तो इसके लिए 1 को एक तीसरी अलग कैटेगरी में रखा गया है और उस कैटेगरी का नाम भी रख दिया गया है ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि बताओ 1 कैसी संख्या है तो 1 किस कैटेगरी में रखा गया है, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कोई कि बताओ 1 भाज्य है कि अभाज्य, तो आप आंसर क्या देंगे, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ठीक, अब इसके बाद बात करें, इसको मिटा करके एक बार मैं फिर से लिखता हूं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से, और कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक, और इन्हीं नेचुरल नंबर को हम 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। पहला कैटेगरी है प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, और ये थी अभाज्य संख्या। और अभी तीसरी कैटेगरी बनी है जो जिसका नाम है ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। और इस तीसरी कैटेगरी में केवल और केवल एक ही नंबर आता है और वो नंबर भी क्या होता है, 1। ठीक, तीसरी कैटेगरी में केवल एक ही नंबर आता है, वो कौन सा नंबर है, 1। ठीक, इसमें मैंने आपको बताया क्या क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11 ऐसे आएगा, बता चुका हूं। इसमें आएगा 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे आएगा। ठीक, अब एक बात यहां से सीखिए, प्राइम नंबर को हम थोड़ा और हिंदी में ले जाएं तो इसको हम ऋण संख्याएं भी कहते हैं। ठीक, ऋण संख्याएं भी कहते हैं, क्योंकि पिछली बार आपके एग्जाम में टेट का एग्जाम था, उसमें पूछ लिया गया था सबसे पहली ऋण संख्या बताओ, तो कुछ लोगों ने ऋण नाम सुना ही नहीं था इसलिए बता नहीं पाए थे। कंपोजिट संख्या को और भी हिंदी में ले जाएं तो इसको यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक, यौगिक संख्याएं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे पहली प्राइम नंबर बताओ या सबसे पहली अभाज्य संख्या बताओ, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछे सबसे पहली ऋण संख्या बताओ या सबसे पहली अभाज्य संख्या बताओ या सबसे पहली प्राइम नंबर बताओ, तो आपको आंसर क्या देना है, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछे ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम, ठीक, तो 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है। ठीक, अकेला सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। अकेली माने इकलौता सम, बाकी सब विषम है, ये भी 2 से नहीं कट रहा, ये भी 2 से नहीं कट रहा, ये भी और ये भी, तो जो 2 से ना कटे वो विषम होगा। ठीक, तो अकेली सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। ठीक,
पहली समअभाज्य संख्या वो भी दो, अकेली समअभाज्य संख्या वो भी दो, और पहली अभाज्य संख्या वो भी दो। ठीक, तो 3 तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। पहली अभाज्य संख्या बताओ तो उसका भी आंसर दो, पहली समअभाज्य संख्या बताओ तो उसका भी आंसर दो, अकेली समअभाज्य संख्या बताओ तो उसका भी आंसर दो, पहली ऋण संख्या बताओ तो उसका भी आंसर दो। ठीक, तो इस 2 से कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब एग्जाम का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। लेकिन ये पहले बहुत ज्यादा बार आता था कि बताओ सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक, अब क्वेश्चन आपसे इधर पूछ सकता है कि सबसे पहली भाज्य संख्या बताओ कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहली भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ठीक, इसके बाद इसमें और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सबसे पहली विषम भाज्य संख्या बताओ, तो ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये क्या है, विषम, तो सबसे पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9। तो इसमें भाज्य संख्याओं से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली भाज्य संख्या बताओ तो आंसर 4, पहली विषम भाज्य संख्या बताओ, पहली विषम भाज्य संख्या बताओ तो आंसर क्या होगा, 9। तो यहाँ आपके भाज्य और अभाज्य से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 को लेकर पूछ सकता है, 4 को लेकर पूछ सकता है, और 9 को भी लेकर पूछ सकता है। ठीक, तो एक बार मैंने जो पढ़ाया है थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि नंबर को व्यक्त करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम बनाए गए हैं उन्हें हम नंबर सिस्टम कहते हैं। टोटल 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम ही हमारे कोर्स में है, इसीलिए हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, और डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं, और इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल करके हम संख्याएं बनाते हैं। और जब हम कोई संख्याएं बना लेते हैं तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्थानीय मान बताओ, जातीय मान बताओ, दोनों मैंने निकालना आपको बता दिया। इसके बाद मैंने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर माने वास्तविक संख्या है, तो इस धरती पर जितनी भी संख्याएं हैं सबकी सब वास्तविक संख्या है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया इंटीजर माने पूर्णांक। तो ऐसी संख्याएं जो अपने आप में पूरी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल इंटीजर। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर में आपको खाली इतना याद करना है कि 1 से शुरू होता है, बस 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया पूर्ण संख्याएं, होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से, 1 2 3 अनंत तक जाता है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया इवन नंबर किसे कहते हैं और आड नंबर किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं और सम संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक, जो 2 से कट जाए वो सम, और जो 2 से ना कटे वो विषम। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी, आपको बता दें चैनल का नाम क्या है, ज्ञान गंगा एकेडमी। ज्ञान गंगा एकेडमी के आगे लव सर लिखा मिलेगा, उसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ज्ञान गंगा एकेडमी नाम से कई सारे चैनल हैं। तो जिस भी ज्ञान गंगा एकेडमी के आगे आपको लव सर लिखा मिले उसी पर सब्सक्राइब करिए आप। बस आज के लिए इतना ही। अब आज से मैथ जो है शुरू से मैंने स्टार्ट किया है, तो इस बार खत्म भी करेंगे, और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।